हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके आगामी जो आने वाले हैं यूपीपी कांस्टेबल और अदर कांस्टेबल की बात करें। और हालांकि जो आज का आज का प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आए हैं वो आपके बीएसएफ ट्रेडमैन के पेपर पे आधारित है। ठीक है, वो प्रीवियस ईयर के आधार पे ही क्वेश्चन आज के लेकर आए हैं, क्योंकि 28 अगस्त को आपका क्या होने वाला बीएसएफ ट्रेडमैन का आपका पेपर है। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, और आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरण सबसे पहले दिखाई देती है। मतलब किस राज्य में जो सूर्य की किरण है सबसे पहले पड़ती है, किस राज्य पर सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है। ऑप्शन ए दिया आपका त्रिपुरा, ऑप्शन बी दिया आपका मेघालय, ऑप्शन सी दिया आपका सिक्किम और ऑप्शन डी दिया आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अगर हम बात करें सूर्य अगर पूछे पहले तो बात करें कि सूर्य उगता किस दिशा से है, तो आपके पूर्व दिशा से। ठीक है, किस दिशा से? पूर्व दिशा से। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि जो भारत का जो सबसे पूर्व में राज्य होगा वहीं पर सूर्य की पहली किरण पड़ेगी। ठीक है, कहाँ पर? जो भारत के सबसे पूर्व में राज्य होगा वहीं पर सबसे पहली किरण सूर्य की पड़ेगी। ठीक, अगर राज्य की स्थितियों के बारे में बात करें, मतलब भारत के सबसे पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी और पश्चिमी बिंदु की बात करें। ठीक है, अगर पूछे भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी है, तो आपके कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, अगर सब पश्चिमी बिंदु की बात करें तो आपके गोहर माता है। ठीक है, और अगर सब पूर्वी बिंदु की बात करते हैं आपके कीबिथु है। ठीक है, और अगर हम सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो आपका इंदिरा काल है। क्या है? इंदिरा काल है। ठीक, जो कि आपके कहाँ पर है? ये आपके लद्दाख में है। ये लद्दाख में है। और कीबिथु की बात करते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में है। कन्याकुमारी की बात करते हैं आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी है। और गौर माता कहाँ पर है? आपके गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में है। ठीक, तो पूछा था सबसे पहली किरण, मतलब किस राज्य में सबसे सूर्य का पहला किरण पड़ेगा, तो जो पूर्व में होगा। पूर्व में कौन सा है? कीबिथु बिंदु। कहाँ पर है? आपके अरुणाचल प्रदेश में। यानी अरुणाचल प्रदेश में जो है आपका सूर्य का पहला किरण पड़ेगा। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी? प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दिया आपका जॉन एडम्स, ऑप्शन बी दिया आपका जोहान वेल और ऑप्शन सी दिया आपका, यहाँ पर गलत है, जोहान गाले है यहाँ पर। ठीक है, जोहान गाले है। ठीक, जोहान गाले होगा यहाँ पर। और ऑप्शन सी दिया आपका विलियम हर्सेल होगा, विलियम हर्सेल। और ऑप्शन डी दिया आपका क्लाइड टॉमबर्ग। ठीक, इसकी बात कर रहा प्लूटो ग्रह। प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी? प्लूटो ग्रह की खोज अगर पूछे किसने की थी, ये कहते हैं क्लाइड टॉमबर्ग। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे कब किए थे, ये किए थे आपके 1930 में इसकी खोज किया गया था। किसके द्वारा? क्लाइड टॉमबर्ग के द्वारा, या कहीं कहीं लिखा होता क्लाइड थॉमबर्ग। यहाँ टॉमबर्ग है, यहाँ कभी थॉमबर्ग लिखा हुआ होता है। ठीक है, कब खोज हुआ था? इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी आपके 1930 में। और इसकी बात करें तो अब मतलब किस श्रेणी में रखा गया? उससे बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया। क्या? बौना ग्रह। ठीक है, अगर पूछे इसे बौना ग्रह कब घोषित किया गया था, तो आपके सन 2006 में प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह घोषित किया गया था। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय खगोल सम्मेलन के द्वारा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल सम्मेलन में के द्वारा इसे 2006 में बौना ग्रह कहा गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया मुमताज महल का वास्तविक नाम था। ऑप्शन ए दिया आपका अर्जुमंद बानो बेगम, ऑप्शन बी दिया आपका रोशन आरा बेगम, ऑप्शन सी दिया आपका जहान आरा बेगम और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो मुमताज महल की बात करें किसकी पत्नी थी? ये थी आपके किसकी? शाहजहां की पत्नी थी। किसकी? शाहजहां की पत्नी थी। किसकी? शाहजहां की पत्नी कौन थी? ये थी आपकी मुमताज महल। अब पूछे इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था आपका अर्जुमंद बानो बेगम। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन ए हमारा जो है
ये सही आंसर होता है। अगर हम शाहजहाँ की बात करें तो ये कौन था, ये एक मुगल शासक था। इसका शासन कब से कब तक था, इसका शासन था आपका 1627 से 1658 तक। 1627 से 1658 तक इसका क्या था, शासन काल था। कब से कब तक था, 1627 से 1658 तक। ठीक है, अगर पूछे किसकी, शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था, इसके बचपन का नाम था आपका खुर्रम। क्या था, खुर्रम इसके बचपन का नाम था। अगर इसकी माता का नाम पूछे तो क्या था, इसकी माता का नाम था जगत गोसाई। क्या था, जगत गोसाई इसके माता का नाम था। ठीक है, और इनके पुत्रों के नाम की बारे में बात करेंगे। इनके प्रमुख पुत्र कौन कौन से थे, इनके पुत्र के नाम क्या थे। इनके पुत्र था आपका दारा सिको। कौन था, दारा सिको। एक पुत्र कौन था, दारा सिको था। एक था आपका शाह सुजा, शाह सुजा, शाह सुजा। और बात करते देखते हैं आपके औरंगजेब। औरंगजेब कौन था, औरंगजेब। ठीक है, दारा सिको, शाह सुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। मुराद बख्श, मुराद बख्श। ठीक है, मुराद बख्श। ठीक, अगर हम दारा सिको की बात करें तो इसको मतलब ये चार मतलब इनके किसके, शाहजहाँ के पुत्र थे, जिन्होंने मतलब अलग अलग क्षेत्र इन्हें दे दिया गया था। अगर पूछे दारा सिको को कौन सा क्षेत्र दिया गया था, इसे पंजाब दिया गया था। क्या, पंजाब। पंजाब किसे दिया गया, दारा सिको को। शाह सुजा की बात करें, शाह सुजा को आपको बंगाल दिया गया था। किसके द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा। ठीक है, बंगाल, शाह सुजा को बंगाल। और औरंगजेब की बात करें, इसे गुजरात, गुजरात का क्षेत्र दिया गया था। और अगर पूछे मुराद बख्श की तो इसे दक्षिण का क्षेत्र दिया गया था। दक्षिण का क्षेत्र किसे दिया गया था, मुराद बख्श को दिया गया था। किसको, मुराद बख्श को दिया गया था। ठीक है, और शाहजहाँ के बारे में बात करते हैं, इन्होंने 1628 में किसको राजधानी बनाया था, इन्होंने 1628 में किसे, आगरा को राजधानी बनाया। किसने, शाहजहाँ ने 1628 में आगरा को राजधानी बनाया। फिर इसके 10 साल बाद, इसके 10 साल यानी 1638 में किसे राजधानी बनाया, इसने दिल्ली को राजधानी बनाया। किसको, दिल्ली को राजधानी बनाया था। किसे, दिल्ली को राजधानी बनाया था। ठीक है, अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, रोशन आरा कौन थी, ये थी आपकी शाहजहाँ की पुत्री थी। कौन थी, रोशन आरा शाहजहाँ की पुत्री थी, जो कि आपकी किसकी, औरंगजेब की जासूस हुआ करती थी। ठीक, और ऑप्शन सी की बात करें, जहान आरा, ये भी कौन थी, ये भी आपके शाहजहाँ की ही पुत्री थी। कौन थी, शाहजहाँ की ही पुत्री थी। और जो कि आपके शाहजहाँ के अंतिम समय में, यानी इसके मृत्यु के अंतिम मतलब अंतिम समय में इसकी बात करें तो किसने अगर शाहजहाँ की सेवा किया था, तो किए थे आपके जहान आरा। ये कौन थी, ये थी आपकी मुमताज महल बोले या शाहजहाँ की पुत्री थी। एक और इनकी पुत्री थी, कौन थी, गौहन आरा। गौहन आरा, गौहन आरा इनकी पुत्री थी। ठीक है, कौन, गौहन आरा। इसी के जन्म के समय मतलब इसी के जन्म के समय इसकी मृत्यु हो गई थी मुमताज महल की। ठीक है, मुमताज महल की मृत्यु कब हुई थी, गौहन आरा के जन्म के समय। अगर पूछे कौन संतान थी, तो आपकी 14वें नंबर की संतान थी। 14वीं संतान कौन थी पूछे तो आपके गौहन आरा, और इसी के जन्म के समय आपकी मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है। सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है। ऑप्शन ए दिया आपका सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी दिया आपका मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन सी दिया आपका जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी दिया आपका लाला लाजपत राय। तो सत्य के प्रयोग की बात करें, सत्य के प्रयोग अगर पूछे पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है, तो आपके मोहनदास करमचंद गांधी, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा। लक्ष्मी प्रिया महापात्रा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य में से किससे संबंधित थी। लक्ष्मी प्रिया महापात्रा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य में से किससे संबंधित थी। ऑप्शन ए दिया आपका सत्रिया, ऑप्शन बी दिया आपका कथकली, ऑप्शन सी दिया आपका ओडिसी, और ऑप्शन डी दिया आपका कुचिपुड़ी। ऑप्शन डी क्या दिया है, कुचिपुड़ी। अगर पूछे महापात्रा का नाम किससे जुड़ता है, तो जुड़ता है आपके ओडिसी से। किससे, ओडिसी से, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। यानी लक्ष्मी प्रिया भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, ये आपके ओडिसी से संबंधित हैं। ओडिसी से संबंधित हैं। अगर हम ओडिसी मतलब शास्त्रीय नृत्य ओडिसी के बारे में बात करें, तो ये ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है आपको पूछे घर से किससे संबंधित है, तो भगवान किससे, भगवान कृष्ण से संबंधित है। भगवान कृष्ण से संबंधित है। भगवान कृष्ण से संबंधित कौन सा मतलब शास्त्रीय नृत्य पूछे कौन सा है, तो आपका ओडिसी है। किस कौन सा है, ओडिसी से है। ठीक है, अगर पूछे किस मुद्रा में किया जाता है, तो आपके त्रिभंग मुद्रा में यह शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। त्रिभंग मुद्रा में। ठीक है, त्रिभंग मुद्रा में। अगर पूछे ओडिसी किस मुद्रा में अगर से मतलब किया जाता है, जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है
यह किस मतलब मुद्रा में किया जाता है, तो आपके त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। ठीक, तो लक्ष्मी प्रिय महापात्रा का संबंध ओडिसी से। और एक किसकी बात करें, एक प्रमुख इनसे मतलब संबंधित है कौन, केलुचरण महापात्रा। कौन है, केलुचरण महापात्रा, केलुचरण महापात्रा, केलुचरण महापात्रा। ठीक है, तो ये कौन है, ये भी आपके ओडिसी से संबंधित हैं। ठीक है, ये भी ओडिसी से संबंधित हैं। अगर पूछे इन्हें ओडिसी का जनक के रूप में भी जाना जाता है, किसे, केलुचरण महापात्रा को ओडिसी के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक, और इन्होंने ही 1993 से 94 के 1993 से रुक जाए, कब से कब, 1993 से 94 के बीच में इन्होंने एक स्कूल खोला था। कौन स्कूल था, स्कूल का नाम था आपका सृजन स्कूल। क्या था, सृजन स्कूल। सृजन स्कूल किसने चलाया यानी खोला, तो चलाया था आपके केलुचरण महापात्रा। कब, 1993 से 94 के बीच में। किसके लिए, ओडिसी के लिए चलाए थे, ओडिसी के लिए चलाए थे। ठीक है, और इन्हें भारत के सर्वोच्च 3 पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। एक है आपका पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, पद्मश्री। ये 3 पुरस्कार किसे दिया गया है, ये दिया गया आपके मतलब किसे मिला है, तो मिला आपके केलुचरण महापात्रा को। अगर हम किसकी बात करें, पद्म विभूषण की बात करें तो कब मिला है, इन्हें सन 2000 में ये मिला है। ठीक है, और पद्म भूषण की बात करें कब मिला है, इसकी पद्म भूषण की बात करें कब मिला है, तो मिला है आपका 1998 में, 1998 में पद्म भूषण। और पद्मश्री की बात करें तो मिला आपका 1974 में, 1974 में पद्मश्री मिला। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पूछा था लक्ष्मी प्रिया महापात्रा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो आपके ओडिसी से है। ठीक, ओडिसी की बात करें तो भगवान कृष्ण से संबंधित है, भगवान कृष्ण से संबंधित है, त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। ठीक, और अगर हम केलुचरण महापात्रा की बात करें तो केलुचरण महापात्रा को ओडिसी के जनक के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने 1993 से 94 के बीच में सृजन स्कूल खोला था। ठीक है, और केलुचरण महापात्रा भारत के सर्वोच्च 3 सम्मान पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। कौन कौन से, पद्म विभूषण यानी कब मिला इन्हें, 2000 में। और उसके बाद आता है आपका पद्म भूषण, ये कब मिला, 1998 में। और पद्मश्री 1974 में से इन्हें मिल चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए दिया आपका रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी दिया स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी दिया आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन डी दिया आपका देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी क्या दिया, देवेंद्रनाथ टैगोर। इसकी बात करें रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगर पूछे इसकी स्थापना हुई कब थी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 मई 1897 में, 1897, 1 मई 1897 में किसकी स्थापना हुई थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, तो हुई थी आपके स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगर फिर रामकृष्ण परमहंस कौन थे, तो आपके स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और उन्हीं के अपने गुरु के नाम से ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन शुरू किया था। कब, 1 मई 1897 को, 1 मई 1897 को। कहाँ पर, बेलूर मठ, कहाँ पर, बेलूर मठ कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अगर हम स्वामी विवेकानंद की बात करें, स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इनका स्वामी विवेकानंद अगर से पूछे इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था आपका 12 जनवरी 1863 को, 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। इसीलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, कौन सा दिवस, युवा दिवस। कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ था। अगर पूछे इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी आपके 1902 में, 1902 में इनकी मृत्यु हुई थी, 1902 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और इन्होंने 11 सितंबर कब, 11 सितंबर 1893 को, 11 सितंबर 1993 को इन्होंने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। किसमें, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने कब भाग लिया था, 11 सितंबर 1893 को। कब, कहाँ, मतलब किसमें भाग लिया था, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। ठीक, तो यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, क्योंकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद। कब की थी, 1 मई 1897 को। कहाँ पर, बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल में। इनका जन्म की बात करें तो जन्म 12 जनवरी 1863 को,
और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हुई थी 1902 को, और इन्होंने 11 सितंबर 1893 को शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत में शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? भारत में शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए दिया आपका 4, ऑप्शन बी दिया आपका 8, ऑप्शन सी दिया आपका 7 और ऑप्शन डी दिया आपका 6। तो शास्त्रीय भाषा पूछ रहा है ना कि शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य पूछता कितने हैं? शास्त्रीय नृत्य आपके टोटल 8 हैं, और शास्त्रीय भाषा पूछे कितने हैं? शास्त्रीय भाषा आपके टोटल 6 हैं। शास्त्रीय भाषा को कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? देखिए आपका तमिल, क्या है? तमिल है, संस्कृत है, तमिल है, संस्कृत है, फिर कन्नड़ है। कौन सा है? कन्नड़, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, तेलुगु, ठीक, तेलुगु। एक है आपका मलयालम, 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 फिर आपके ओडिसी, ओडिसी, ठीक है। आपके 6 शास्त्रीय भाषा हैं। अगर पूछेंगे शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया गया था? तमिल की बात करें, तमिल के 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। संस्कृत की बात करें, संस्कृत को 2005 में, और कन्नड़ और तेलुगु की बात करें, कन्नड़ और तेलुगु की बात करते हैं दोनों को कब? 2008 में, दोनों को 2008 में, और मलयालम को 2013 में। और सबसे नवीनतम भाषा कौन सा है? तो आपका 2014 में कब? कौन सा? ओडिसी को। ओडिसी को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। सबसे पुराना मतलब पूछे शास्त्रीय भाषा कौन सा है? आपका तमिल है। सबसे नया पूछे तो आपका ओडिसी है। टोटल कितने भाषा हैं? टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं, टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं, ठीक है। कौन कौन से हैं? तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है और ओडिसी है, ठीक। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए दिया आपका अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी दिया आपका आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी दिया आपका हिंद महासागर और ऑप्शन डी दिया आपका प्रशांत महासागर। ऑप्शन डी दिया आपका प्रशांत महासागर। तो पूछा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। अगर पूछे भारत में मतलब विश्व में कितने महासागर है प्रमुख, तो आपके टोटल 5 महासागर है। कौन कौन से हैं? अगर पूछे सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आपका प्रशांत महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर है। इसके बाद आता है आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। इसके बाद आता है आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर। फिर आपका अंटार्कटिक महासागर, क्या है? अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक। इसके बाद आपका आर्कटिक, क्या है? आर्कटिक, ठीक है। आपके 5 महासागर हैं, 5 महासागर हैं, ठीक है। आपके 5 महासागर हैं। पहले स्थान पे कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। दूसरे स्थान पर आता है आपका अटलांटिक महासागर। तीसरे पे आपका आता है हिंद महासागर। चौथे पे आपका अंटार्कटिक महासागर और 5वें पे आपके आर्कटिक महासागर। ये आपके 5 महासागर हैं। अगर पूछे कितने महाद्वीप हैं, महाद्वीप की बात करें तो टोटल आपके 7 महाद्वीप हैं। 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। अगर सब महाद्वीपों के क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, क्या है? एशिया महाद्वीप है। फिर इसके बाद आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। फिर इसके बाद आता है आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप। फिर इसके बाद आता है आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। फिर इसके बाद आता है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। फिर आपका यूरोप महाद्वीप, यूरोप है। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, कभी कंफ्यूज हो जाता है कि ये आप महासागर में देखेंगे तो अंटार्कटिक है, और अगर से महाद्वीप में देखेंगे ये अंटार्कटिका है, ठीक है। अंटार्कटिक है और अंटार्कटिका है, ठीक। तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा न है। दूसरे नंबर आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे पे आपका उत्तर अमेरिका, चौथे पे आपका दक्षिण अमेरिका, 5वें पे आपका अंटार्कटिका और 6ठे पे आपका यूरोप और 7वें पे आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। ये तो हो गया आपके क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक। अगर हम पूछे जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर थे फिर आपका एशिया महाद्वीप पहले नंबर पे, क्षेत्रफल में भी पहले नंबर पे, जनसंख्या में पहले नंबर पे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपका अफ्रीका है, अफ्रीका है। अफ्रीका भी आपका क्षेत्रफल में भी दूसरे नंबर पर था और यहाँ पर जनसंख्या में भी दूसरे नंबर पे है। और तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका यूरोप, तीसरे नंबर पे आपका यूरोप आ जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका।
फिर है आपका दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, उसके बाद है आपका दक्षिण अमेरिका, ठीक है। फिर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, क्या है ऑस्ट्रेलिया, इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसमें आपको कौन सा नहीं देखने को मिला, अंटार्कटिका महाद्वीप, क्योंकि उसे निर्जन महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो ये आपका प्रशांत महासागर, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। कौन सा, ऑप्शन डी, यानी प्रशांत महासागर, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से बोल देते हैं, क्योंकि आपको हो सकता है कि आपको लिखने में आज प्रॉब्लम हो रही है कुछ, ठीक है, तो आपको राइटिंग न समझ में आया, तो इसलिए आप प्लीज़ सुन लीजिएगा, ठीक है। अगर पूछे महासागर की बात करें, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, उसके बाद है आपका अटलांटिक महासागर, तीसरे पे आपका हिंद महासागर, चौथे पे अंटार्कटिक महासागर, पांचवें पे आपका आर्कटिक महासागर, ठीक। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से किसकी बात करें, क्षेत्रफल के हिसाब से महाद्वीप की बात करें, तो सब पहले नंबर कौन सा द्वीप आता है, महाद्वीप आता है आपका एशिया महाद्वीप, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे नंबर पे आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे पे आपका उत्तर अमेरिका, चौथे पे दक्षिण अमेरिका, पांचवें पे आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, छठे पे आपका यूरोप महाद्वीप, सातवें पे आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं आपकी जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से बात करें, पहले नंबर पे आपका एशिया महाद्वीप, वो क्षेत्रफल के हिसाब से पहले स्थान पर था, ठीक है। दूसरे स्थान पे आपका अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे पे आपका यूरोप, चौथे पे आपका उत्तर अमेरिका, पांचवें पे आपका दक्षिण अमेरिका और छठे पे आपका ऑस्ट्रेलिया। देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए जो जनसंख्या में सबसे पहले स्थान पर था वही क्षेत्रफल में भी सबसे पहले स्थान पर है, और जो जनसंख्या में सबसे नीचे है वो क्षेत्रफल में भी सबसे नीचे है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। ऑप्शन ए दिया आपका अनुच्छेद 31, ऑप्शन बी दिया आपका अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी दिया आपका अनुच्छेद 33 और ऑप्शन डी दिया आपका अनुच्छेद 34। ऑप्शन डी क्या दिया, अनुच्छेद 34, ठीक है। तो हम किसकी बात करें, मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार किसमें है, तो संविधान के भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बात किया गया। कहाँ अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है, मतलब मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, ठीक। तो पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जाती है, या की जाती है आपके अनुच्छेद 32 के द्वारा। अनुच्छेद 32 यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। तो पूछा अनुच्छेद 32 क्या कहता है, अनुच्छेद 32 कहता है कि अगर मतलब सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए, मतलब जो सभी आपके भारत के नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में देश के सर्वोच्च न्यायालय में जाने की अनुमति देता है। कौन देता है, अनुच्छेद 32 आपको देता है। अगर मतलब किसी भी मतलब नागरिक को उसके मतलब अधिकार के उल्लंघन के मामले में जो अनुच्छेद 32 से आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का आदेश देता है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय डैश में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय डैश में स्थित है। ऑप्शन ए दिया आपका मेलबर्न में, ऑप्शन बी दिया आपका जोहान्सबर्ग, ऑप्शन सी दिया आपका लंदन और ऑप्शन डी दिया आपका दुबई। ऑप्शन डी क्या दिया है, दुबई, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय पूछे कहाँ पर है, तो आपके दुबई में स्थित है। कहाँ पर, दुबई में। अगर पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 15 जनवरी 1909 को। 15 जनवरी 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर, दुबई में। कहाँ पर है, दुबई में मुख्यालय है, ठीक है। तो अगर पूछे इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष आपके ग्रेग बर्कले। कौन है, ग्रेग बर्कले इसके अध्यक्ष हैं, ठीक। और इसी के आधार पर भारत में कौन है, भारत में आपका BCCI, भारत के क्रिकेट का कार्य कौन देखता है, आपका BCCI देखता है। तो पूछे BCCI की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपके दिसंबर 1928 में। दिसंबर 1928 में BCCI की स्थापना हुई थी। अगर पूछे इसके अध्यक्ष कौन है, BCCI के अध्यक्ष कौन है, BCCI के अध्यक्ष कौन है, आपके रोजर बिन्नी है। कौन है, रोजर बिन्नी है। रोजर बिन्नी है आपके BCCI के अध्यक्ष। अगर पूछे इसके सचिव कौन है, BCCI के सचिव कौन है, तो यहाँ आपके जय शाह। कौन है, जय शाह। जय शाह कौन है, ये आपके BCCI के सचिव हैं, जो कि आपके बहुत बड़े क्रिकेटर रह चुके हैं, ठीक है। तो आपको भी पता होगा कितने बड़े क्रिकेटर रहे होंगे, ठीक है। ये मजाक है कि क्रिकेटर ये नहीं थे, ठीक है।
तो कौन है सचिव? सचिव है आपके जय शाह। कौन है सचिव? सचिव है आपके जय शाह। ये कौन है? तो ये आपके अमित शाह के पुत्र हैं। कौन है? अमित शाह के बेटे हैं। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में शेयर बाजारों का मुख्य नियामक है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में शेयर बाजारों का मुख्य नियामक है? ऑप्शन ए दिया आपका वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी दिया आपका इंडियन कंपनी लॉ बोर्ड, ऑप्शन सी दिया आपका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। पूछा है कौन सा संगठन जो है भारत में शेयर बाजारों का मुख्य नियामक है? तो ये आपका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन भारत का हल्का लड़ाकू विमान है? निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे हल्का लड़ाकू विमान है? ऑप्शन ए दिया आपका चेतक, ऑप्शन बी दिया आपका तेजस, ऑप्शन सी दिया आपका रुद्र और ऑप्शन डी दिया आपका ध्रुव। ऑप्शन डी दिया आपका ध्रुव। तो सबसे हल्का भी लड़ाकू विमान पूछ रहा है, तो भारत का सबसे हल्का लड़ाकू विमान कौन है? ये आपका तेजस है। तेजस है। कौन है? तेजस है। इसकी बात करें तो ये अपने वर्ग के सबसे छोटा और सबसे हल्का मतलब लड़ाकू विमान है, जो ये अपने मतलब वर्ग में सबसे छोटा और सबसे हल्का लड़ाकू विमान है। कौन? तेजस, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, दिसंबर 1829 में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? तो दिसंबर 1829 में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? ऑप्शन ए दिया आपका कैनिंग, ऑप्शन बी दिया आपका विलियम बेटिंग, ऑप्शन डी दिया आपका, ऑप्शन सी दिया आपका डलहौजी, ऑप्शन डी दिया आपका वारेन हेस्टिंग। तो किसने बनाया था? ये बनाया था आपके विलियम बेटिंग ने। कब? 1828 मतलब कब बनाया था? 1829 में। इसका शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल था आपका 1828 से, मतलब ये कब तक मतलब गवर्नर जनरल रहा? तो रहा था आपका 1828 से 1835 तक। 1828 से 1835 तक गवर्नर जनरल था, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, वायुमंडल की परत जिसमें धूल के कण एवं जलवायु पाए जाते हैं। वायुमंडल का कौन सा मतलब परत है जिसमें धूल के कण एवं जलवायु पाए जाते हैं? ऑप्शन ए दिया आपका समताप मंडल, ऑप्शन बी दिया आपका क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी दिया आपका आयन मंडल और ऑप्शन डी दिया आपका मध्य मंडल। ऑप्शन डी क्या दिया है? मध्य मंडल। अगर हम मंडल की बात करें तो सबसे नीचे होता है आपका क्षोभ मंडल। क्या होता है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल सबसे नीचे का मंडल होता है। इसके बाद होता है आपका समताप मंडल। कौन सा मंडल है? समताप मंडल। समताप मंडल, समताप मंडल। इसके बाद आता है आपका मध्य मंडल। कौन सा है? मध्य मंडल। इसके बाद मध्य मंडल आता है। फिर आता है आपका आयन मंडल, आयन मंडल, आयन मंडल। इसके बाद आपका बहिर्मंडल नहीं वायुमंडल है, बहिर्मंडल इसे कह जाते हैं। ठीक है, बहिर्मंडल। ठीक, ये आपके मतलब 5 आपके मंडल है। तो पूछा वायुमंडल की सबसे मतलब जिसमें धूल एवं कण, तो धूल एवं कण किसमें मिलते हैं? आपके क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है, अरे ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, और क्षोभ मंडल की बात करें, क्षोभ मंडल से क्वेश्चन पूछता है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो होती है आपकी 13 किमी। 13 किमी। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई अगर से पूछे कितनी होती है, तो आपकी 13 किमी, क्योंकि 18 किमी होती है आपकी भूमध्य रेखा से। क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है 18 किमी भूमध्य रेखा से होती है और 8 किमी होती है आपकी ध्रुवों से। 8 किमी ध्रुव से होती है। ठीक है, तो औसत ऊंचाई पूछा था 18 8 26 हो गया, 26/2 यानी 13 किमी यहाँ से आ जाता है। ठीक है, औसत ऊंचाई पूछता है, अधिकतर पूछता है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, तो आपके 13 किमी है। 13 किमी है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में क्या पाए जाते हैं? धूल एवं तो जलवायु पाए जाते हैं। धूल कण एवं जलवायु पाए जाते हैं। कहाँ पर? क्षोभ मंडल में। समताप मंडल की बात करें, समताप मंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? आपको ओजोन गैस पाई जाती है। कहाँ पर? समताप मंडल में। 90% के आसपास आपके ओजोन गैस कहाँ मिलती है? आपके समताप मंडल में। और इसमें मौसम संबंधी कोई भी घटना नहीं घटित होती है। किस मंडल में? समताप मंडल में। तो इसी कारण यहाँ पर आपके वायुयान मतलब उड़ाए जाते हैं। मतलब जो भी वायुयान होते हैं इनका मतलब ये किस मंडल से होकर जाते हैं? कि आपके समताप मंडल में ही मतलब गमन करते हैं। वायुयान किस मंडल में गमन करते हैं? आपके समताप मंडल में गमन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई मौसमी संबंधी घटनाएं नहीं घटित होती हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए दिया आपका गोदावरी, ऑप्शन बी दिया आपका नर्मदा, ऑप्शन सी दिया आपका लूनी। ये लूनी है। क्या है? लूनी नदी है, लूनी। ऑप्शन डी दिया आपका ताप्ती। ठीक है, ऑप्शन डी क्या दिया? ताप्ती। ठीक, तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में
गिरती है तो कौन, बंगाल की खाड़ी में, अच्छा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सॉरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो कौन सी नदी है? ये आपकी गोदावरी नदी है। कौन सी है? गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी की बात करें, ये आपका बंगाल की खाड़ी, वेस्ट ऑफ बंगाल, ये आपका अरब सागर, क्या है? अरब सागर, ये अरब सागर, ठीक है, अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? गिरती आपकी गोदावरी नदी है। अगर से पूछे इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किमी। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। भारत की पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपकी गंगा नदी, उसकी लंबाई 2525 किमी है। और गोदावरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी, सॉरी गोदावरी जो है आपकी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और बात करें तो दक्षिण भारत की पहली सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की पहली सबसे लंबी है, ठीक है, कौन सी? गोदावरी नदी। अगर पूछे भारत की तो दूसरी, और दक्षिण भारत की तो पहली, ठीक। तो इसकी लंबाई कितनी है? 1465, ठीक है। अगर पूछे कहाँ से निकलती है, ये आपके महाराष्ट्र के त्रियम्बकम पहाड़ी से निकलती है। और इसकी सबसे बड़ी बात बताएं, मतलब इसे किस नाम से जाना जाता है? जैसे दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा पूछे किससे जाना, किस मतलब दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? जबकि गोदावरी नदी को जाना जाता है। अगर हम नर्मदा की बात करें, नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई आपकी 1312 किमी, 1312 किमी इसकी लंबाई है। अगर सो लूनी नदी के बारे में बात करें, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? आपके राजस्थान के अजमेर, राजस्थान के अजमेर से, अजमेर के कहाँ से? नागा पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी? लूनी नदी निकलती है। और लूनी नदी की खास बात बताएं तो ये मीठा और खारा पानी दोनों देती है, ठीक है, मीठा और खारा पानी दोनों देती है। और यह कहाँ से कहाँ तक? बाड़मेर से बालतोरा तक, बाड़मेर से बालतोरा तक ये मीठे पानी की नदी है। उसके बाद यह खारे पानी की नदी हो जाती है, ठीक। अगर हम ताप्ती नदी की बात करें, यह मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के बैतूल यानी मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत के बैतूल के पास मुल्ताई पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? ये आपके ताप्ती नदी निकलती है। और इसी पे कौन सा परियोजना है? इसी पे परियोजना आपका उकाई और काकरा पार परियोजना। कौन सा है? उकाई और काकरा पार परियोजना। उकाई और काकरा पार परियोजना कहाँ पर है? ये आपके ताप्ती नदी पर है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? मतलब सबसे दक्षिण में मतलब बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह कौन सा है और किस राज्य में है, ठीक। ऑप्शन ए दिया आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी दिया तमिलनाडु, ऑप्शन सी दिया आपका केरल और ऑप्शन डी दिया आपका तेलंगाना। ऑप्शन डी क्या दिया है? तेलंगाना। तो किसकी बात करें? भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह किस राज्य में है? ये कहाँ पर है? ये आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे कौन सा बंदरगाह है तो आपका चेन्नई बंदरगाह है। कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह है। कौन सा? चेन्नई बंदरगाह है। कहाँ पर है? ये आपके तमिलनाडु में। तमिलनाडु की बात करते हैं, यहाँ पर आपके 3 प्रमुख बंदरगाह है। कौन कौन से? एक चेन्नई हो गया, एक है आपका तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, एक है आपका एन्नौर बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह। ये 3 प्रमुख बंदरगाह कहाँ के? आपके तमिलनाडु के हैं। वैसे आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह है? यहाँ पर आपका विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ पर है? आपके आंध्र प्रदेश में है। केरल की बात करें, केरल में कौन सा बंदरगाह है? आपका कोच्चि बंदरगाह है। कौन सा है? कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर है? आपके केरल में है। इसे क्या कहते हैं? इसे मसाला बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। इसे मसाला बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से? मसाला बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और जो कोच्चि है, कोच्चि को क्या कहते हैं? कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त है? किसमें बोल रहा है? ग्लोबल इक्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए दिया आपका 9वां, ऑप्शन बी दिया आपका 10वां, ऑप्शन सी दिया आपका 11वां और ऑप्शन डी दिया आपका 12वां। तो कौन सा स्थान प्राप्त है? आपके 10वां स्थान प्राप्त है। अगर पूछे भारत जो है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में किस स्थान पे है, यानी कौन सा स्थान है भारत का? तो आपका 161वां स्थान है। अगर पूछे वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका 126वां स्थान है। और पूछे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपके 127वां स्थान है। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में तो ये आपके 42वां स्थान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत में पहली बार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा लिथियम के भंडार की खोज कहाँ की गई है? भारत में पहली बार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा लिथियम के भंडार की खोज कहाँ की गई है? ऑप्शन ए दिया आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी दिया आपका लद्दाख, ऑप्शन सी दिया आपका हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी दिया आपका अरुणाचल प्रदेश। किसकी बात कर रहा है? लिथियम के भंडार की बात कर रहा था। लिथियम के भंडार की खोज कहाँ की गई है? किया गया आपके जम्मू कश्मीर में, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, वो मतलब किनके स्थानों में उत्तर प्रदेश आपका प्रथम स्थान रखता है? ऑप्शन ए दिया आपका गेहूं और चावल, ऑप्शन बी दिया आपका गेहूं गन्ना, ऑप्शन सी दिया चावल और गन्ना, ऑप्शन डी दिया आपका गेहूं और दलहन। तो भारत में जो उत्तर प्रदेश आपका भारत में किस मतलब खाद्यान्न में पहला स्थान रखता है? उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो एक था गेहूं और गन्ना, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश के कितने जिले छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करते हैं? उत्तर प्रदेश के कितने जिले छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन दिया आपका 1, ऑप्शन बी दिया 2, ऑप्शन सी दिया आपका 3 और ऑप्शन डी दिया आपका 4। तो उत्तर प्रदेश कितने जिले हैं जो आपके छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करते हैं? आपका एक ही जिला है। कौन सा है? एक ही जिला है। कौन सा है? वो आपका सोनभद्र है। कौन सा है? सोनभद्र। अगर पूछे सोनभद्र कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो आपके 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। 4 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं? एक है आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। झारखंड और बिहार आपके 4 राज्यों से आपका सोनभद्र आपका 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। लेकिन पूछा था छत्तीसगढ़ से मतलब उत्तर प्रदेश से कितने जिले साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं? तो आपका एक ही जिला है। कौन सा है? आपका सोनभद्र, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।